नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं शारिक खान और आज चर्चा करेंगे 3 बड़ी खबरों पर विस्तार के साथ। पहली खबर, कर्नाटक में कल होगा मतदान। किन मुद्दों पर देंगे कर्नाटक के लोग वोट, दिखाएंगे आपको बेंगलुरु की जनता आखिर क्या चाहती है। नंबर 2 पर, हवाई किरायों में हो रहा है बेतहाशा बढ़ोतरी। जो लोग भी सफर करना चाहते हैं उन्हें अब टिकट कटाने में हो रही है परेशानी। और तीसरी बड़ी खबर, श्रद्धा वालकर हत्या मामले में आफताब के ऊपर आरोप तय। किन मामलों में आरोप तय हुए हैं, इस पर भी विस्तार से डालेंगे रोशनी। तो सबसे पहले बात कर्नाटक की। कर्नाटक में कल विधानसभा की सभी 224 सीटों के लिए वोट पड़ने हैं। नतीजे 13 मई को आएंगे। हमारे सहयोगी श्रीजा MS ने बेंगलुरु के लोगों से बात की। इन लोगों में फर्स्ट टाइम वोटर्स, साथ ही वरिष्ठ नागरिक भी शामिल रहे। कौन से हैं मुद्दे जिन्हें लोग वोट करने के दौरान रखेंगे अपने दिमाग में? आखिर अपने उम्मीदवारों से लोगों की क्या है उम्मीदें? देखिए ये खास बातचीत। Firstly, of course, to you, what are the major issues that you want your new candidates or new leaders to be focusing on, and where have they failed all this while? नमस्कार, मेरा नाम प्रज्वल है और मैं सेंट जोसेफ्स यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म और इंटरनेशनल कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस। मेरा एक पहला इशू है ये है कि पेड़ काट रहे हैं सब लोग। ये फ्लाईओवर और मेट्रो बनाने के लिए सब कुछ पेड़ काट रहा है। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम श्योर एवरीवन विल स्पीक अबाउट दैट, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रियली बैड। एंड ये एक बार रोड बनाते हैं और एक फिर से उसको तोड़ देते हैं, एक और बार बनाते हैं, इलेक्शन के 1 मंथ पहले एक और नया रोड बनाते हैं, उसको भी तोड़ते हैं। ये सब कुछ इश्यूज़ में नए आने वाले गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। Yeah, there is no washroom anywhere in MG Road or Brigade Road. People are, you can see, they are littering on the road, and when we walk, and it stinks. The whole of MG Road, except 2 or 3. In other places, absolutely there is no washroom. Have you been successful enough in voicing out to your area MLAs or whoever that is, any ministers, where exactly they have failed? What should they be doing in this upcoming elections or the upcoming term? अगर आप देख सकते हैं तो इस बार तो या बार बार तो हम तो बोलते रहते हैं कि और उसको मिलते रहते हैं और बात करते रहते हैं, लेकिन ये लोग एक्चुअली वो ग्राउंड लेवल पे जाके आके काम करना है। अगर आप देखेंगे तो फुटपाथ वेंडर्स, ये फ्रूट वेंडर्स के लिए क्या काम किया है? कुछ नहीं काम किया है। महंगाई के लिए कुछ नहीं काम किया है। प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग आके नीचे से वो ग्राउंड लेवल से बॉटम टॉप लेवल से काम करना है, जो वो लोग नहीं कर रहे हैं। हमारा BMTC बस डिपो है, हमारा BBMP का अपना ओन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है। इन सब जो भी है, अपना जो भी रोज का रोटी जो कमाते हैं, उनको फ्री भी दे के इलेक्शन टाइम में उसको ये करना अच्छा नहीं है। लेकिन उनको बार बार एटलीस्ट इन ए ईयर वो लोग को साल भर के लिए उनको एक परमानेंट सोल्यूशन देना है। So what about you? So as a senior citizen, what would you like to demand? 40 साल पहले मैं बेंगलुरु आया और BDA से सेल्फ फिनेंसिंग फ्लैट लेके ऑक्यूपाई किया। 30 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब पहले 10 साल से इतना प्रॉब्लम आ रहा है। हम तो 10 बार MLA को मीट कर चुके हैं। 11 बार गए तो वो बोल रहा है, अरे भैया तुम्हें उधर फ्लैट लेने को किसने कहा था, नहीं चाहिए तो भेजो और चले जाओ। How would you like to, the leaders of your constituency engage with the citizens? What exactly are you looking at? Basically, I'm looking at जो कभी-कभी रात को हम घूमने जाते हैं, तो तब कभी-कभी पुलिस हमें पकड़ते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो ऐसे ऑकवर्ड सब क्वेश्चन पूछता है जो हमें अनकंफर्टेबल लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही रोड है और फ्री लोगों को घूमना चाहिए। तो ऐसे विदाउट एनी रीज़न पकड़ना ये अच्छा बात नहीं है। और एक चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो सबका बेसिक नेसेसिटीज़ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा है बेंगलुरु में। 1-2 किलोमीटर के लिए शायद 80-90 रुपये लेता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो फिर स्टूडेंट लोगों के लिए दिक्कत हो जाता है इतना पैसा देना। Well, can we all have once again, everybody asking Bengalurians to vote, to step out? Yes, if you can. वोट करो, वोट करो, 100% वोट करो, वोट करो, वोट करो, 100% वोट करो। यह माना जा रहा है कि इस चुनाव के नतीजे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की व्यू रचना पर भी असर डालेंगे। कैसे, देखें निहाल किदवई की यह रिपोर्ट।
चुनाव आयोग ने 147 करोड़ रुपए नकदी बरामद किया है और ड्राइव जारी है। इन सब के बीच इस विधानसभा चुनावों में कई बड़े नेताओं पर सबकी नजर होगी। कनकपुरा से डीके शिवकुमार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक। सिद्धरामैया, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार। जगदीश शेट्टर, टिकट न मिलने पर नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्मई, जो चौथी बार शिगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। आर अशोक, जिन्हें बीजेपी ने डीके शिवकुमार के खिलाफ खड़ा किया है। और जेडीएस नेता कुमारस्वामी चन्नपटना से चुनाव लड़ रहे हैं। 1985 के बाद कर्नाटका में किसी भी सरकार ने वापसी नहीं की है। ऐसे में कर्नाटका के 5,31,33,054 वोटर्स को तय करना है कि वो क्या चाहते हैं, एक पार्टी की स्थिर सरकार या फिर खंडित जनादेश आएगा। इनमें 2,67,28,053 पुरुष वोटर्स हैं, तो वहीं 2,64,64,74 महिला वोटर्स हैं, जो 58,545 पोलिंग बूथ पर मतदान करेंगे। इस बार बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी घर से मतदान का अधिकार चुनाव आयोग ने दिया है। गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क। कर्नाटका विधानसभा के ग्रैंड स्टेप्स के ऊपर लिखी ये इबारत। वोटर्स चाहते हैं कि जिन्हें वो चुनकर यहां भेजें, वो इस इबारत को धर्म समझकर निभाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। इससे उनकी नाउम्मीदी बढ़ती है। कभी वोटर्स अपनी पार्टी बदलते हैं तो कभी नेता, लेकिन उनकी समस्याएं अपनी जगह बरकरार रहती हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। अगर आप हवाई सफर करते रहते हैं तो आपको ये अंदाजा होगा कि इन दिनों हवाई किराए भी और उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, क्योंकि अब मौसम गर्मी का है। तो ऐसे में कई लोग छुट्टी मनाने के लिए बाहर घूमने जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन इन बढ़ते किरायों ने इन योजनाओं पर पानी फेर दिया है। बात सिर्फ घूमने की नहीं, कई छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, मुश्किलें उनकी भी बढ़ गई हैं। क्या है वजह हवाई किरायों की कीमतों में इजाफे की? देखिए अक्षित गुप्ता की रिपोर्ट। क्या गर्मियों में यूरोप या दक्षिण एशिया में छुट्टी बिताने की आपकी पुरानी योजना बढ़ते हवाई किराए के कारण विफल हो रही है? उन छात्रों के बारे में क्या जो अपनी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं? So what happened was in January intake, the airfare price it was. जनवरी में मेरी इकोनॉमी क्लास के लिए हवाई यात्रा का किराया 1,20,000 था। मेरे लिए ये एक बड़ी कमी थी। मैंने स्टूडेंट एजुकेशन लोन लिया हुआ है। टिकट के लिए 1,20,000 खर्च करना मेरे लिए बहुत ज्यादा है। Then again I'll have to spend 120 on airfare ticket. So that is too much for me. I'm a middle class person, so I know how it is. आइए एक नजर डालते हैं साल दर साल बढ़ते हवाई किराए आपकी जेब पर कैसे भारी पड़ रहे हैं। पेरिस के आसपास की रोमांटिक सैर या कोलोसियम की यात्रा के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि भारत के, यूरोप के रोम और पेरिस जैसे शहरों के लिए राउंड ट्रिप हवाई किराए में 60 से 70% की भारी वृद्धि हुई है। दुबई बिलिंग की कीमत भी बहुत अधिक होने वाली है, क्योंकि नई दिल्ली और बेंगलोर से दुबई जाने वाले मध्य मार्गों में 40 से 50% की वृद्धि हुई है। यदि आप आखिरी मिनट के यात्री हैं तो आप परेशानी में हैं, लेकिन यदि आप आगे योजना बनाते हैं तो लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय स्थलों के लिए 30 दिन पहले की गई बुकिंग सस्ती होती है। 30 दिन पहले की गई बुकिंग के लिए दिल्ली से पेरिस की एक तरफ उड़ान 31,187 और मुंबई से लंदन की एक तरफ उड़ान 38,800 रुपए की है। On the international, there are pockets. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जगह है जहां हम हवाई यात्रा के दामों में बढ़ोतरी देख रहे हैं। हर साल ये बढ़ोतरी लगभग 20-25% है, क्योंकि इन सेक्टर्स में डिमांड बढ़ी है। ये यूरोप में हो रहा है। ये सप्लाई एंड डिमांड की बात है। सप्लाई उतनी बढ़ी नहीं है जितनी भारत से डिमांड आ रही है, इसलिए दामों में बढ़ोतरी हुई है। From the Indian side and hence the higher airfares. कुछ के लिए दोहरी मार, विशेष रूप से छात्रों के लिए। कुछ सबसे लोकप्रिय गंतव्यों के लिए वीजा आवेदनों में भी देरी हो रही है। I applied for my visa in February. 14th of February I applied for my first visa. मैंने अपने वीजे के लिए फरवरी में आवेदन किया था।
14 फरवरी को मैंने अपना पहले वीजे के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में 16 से 24 दिन लगेंगे। 20वें दिन मेरा वीजा नामंजूर हो गया था। उन्होंने मुझे टेम्परेरी स्टे का रीजन दिया। ये रीजन 1 साल पहले ही बैन कर दिया गया है। मैं उनके इस फैसले से संतुष्ट नहीं था। इससे मेरे प्लान पर असर पड़ा था। मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। It affects a lot of plans. I am eagerly waiting for my studies to start. चिंता ना करें, जबकि यूरोप दूर और महंगे सपने की तरह महसूस कर सकते हैं, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसी गंतव्य भारतीय यात्रियों के लिए एक आकर्षक विकल्प हैं जो सस्ती लेकिन विदेशी छुट्टियों की तलाश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे श्रद्धा मर्डर केस में किन धाराओं के तहत आफताब पर तय हुआ है आरोप। इंतजार कीजिए। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने कहा, सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आफताब के खिलाफ पर्याप्त सबूत दिए हैं। हालांकि आरोपी ने वारदात से इनकार किया है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। करीब 6 महीने की सुनवाई के बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला पर आईपीसी 302 यानी हत्या और 201 यानी सबूत मिटाने की धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है। कोर्ट ने इसमें श्रद्धा वाकर वाले केस में 302 आईपीसी एंड 201 आईपीसी में चार्ज फ्रेम कर दिया है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इसमें 1 जून 2023 के लिए लगाया है, जिसमें एविडेंस पर ये मैटर पहुंच गया है। तो कोर्ट रूम में भी जो जजमेंट है चार्ज फ्रेम किया गया है, तो उसके लिए प्राइमा फेसाई कि आफताब पूनावाला ने ये क्राइम किया है और किन किन धाराओं में वो मैं बता चुकी हूँ आपको। और इसके अलावा कोर्ट ने ये चीज़ों को भी अपने जजमेंट में मेंशन किया है कि किस तरीके से इसने क्राइम किया है, कौन सी डेट पर किया है और सपोर्टिव एविडेंस बहुत सारे हैं। इन सारी चीज़ों पर मैम ने कंक्लूड करके जजमेंट सुनाया है। इस दौरान कोर्ट में आरोपी आफताब ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को 12 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। उसने जुर्म कबूल करते हुए बताया था कि उसने श्रद्धा की हत्या गला दबाकर 18 मई 2022 को ही कर दी थी। हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े किए और टुकड़ों को दिल्ली और गुरुग्राम के जंगल में फेंका। पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर शव के कई टुकड़े बरामद किए। इन टुकड़ों की डीएनए जांच से पता चला कि ये श्रद्धा वालकर के ही हैं। पुलिस ने आरोपी का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार किया था। पुलिस के पास श्रद्धा वालकर और आफताब के पुराने झगड़े के ऑडियो वीडियो भी हैं। पुलिस ने शव को काटने में इस्तेमाल किए गए हथियार और 300 लीटर का वो फ्रिज भी बरामद किया जिसने उसमें शव को छुपाया था। हत्या के करीब 6 महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, फिर भी दिल्ली पुलिस ने पेशेवर तरीके से इस केस में टेक्निकल, साइंटिफिक, फॉरेंसिक और सर्कमस्टांशियल एविडेंस जुटाए और केस यहां तक पहुंचा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 जून को होगी। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।